अल्फा बीटा विलोपन पढ़े थे और अल्फा गामा विलोपन पढ़े थे। अल्फा बीटा विलोपन जो है तीन प्रकार के। पहला हम लोग को एक्चुअली दो ही प्रकार का पढ़ना है, इवन रिएक्शन, दूसरा है E2 रिएक्शन, तीसरा है T1 CB रिएक्शन। इसको बोलते हैं एक आणविक विलोपन अभिक्रिया, तो बोलते हैं द्वि आणविक विलोपन अभिक्रिया, है ना। ये भी एक आणविक ही है। ये जो एक आणविक अभिक्रिया होता है ना, इसमें निकलता है पहले क्या, पहले निकलता है हैलोजन। पहले हैलोजन निकलता है। इसमें क्या होता है, हैलोजन तथा हाइड्रोजन साथ में निकलता है। इसमें क्या होता है, पहले हाइड्रोजन निकलता है, हम जानते हैं हेलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया में एगो निकलता है हाइड्रोजन, दूसरा निकलता है हैलोजन निकलता है, एगो हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो जो E1 रिएक्शन है उसमें पहले हाइड्रोजन निकलता है ना। जो E2 अभिक्रिया है उसमें पहले हाइड्रोजन निकलता है, नहीं, इसमें एक साथ हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों साथ निकलता है। इसमें पहले हाइड्रोजन निकलेगा, उसके बाद हैलोजन निकलेगा। हम E1 के बारे में थोड़ा नहीं, E1 विलोपन अभी ये बिल्कुल उसी तरह का अभिक्रिया जिस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 हम लोग देखे थे। टेम्परेचर का और सबसे पहला बात, जिस तरह से SN1 में हो रहा था, यह अभिक्रिया दो पदों में, अच्छा इस तरफ लिखना है ना, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होता है। पहला पद देखते हैं, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमको पता है कि E1 अभिक्रिया है, तो E1 अभिक्रिया में किसका विलोपन पहले होता है, हैलोजन का।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इतना सही बोली तो। हेलोजन पहले। हाँ हाइड्रोजन बोले। जैसे मान लो सी कार्बोकैटायन सी एल, इसके साथ जो है ना दुर्बल क्षार, वीक बेस, इसका रुक जाओ, एक अभिक्रिया लिखते हैं इसका। आर सी एच सी एच थ्री, इसमें क्या होगा, सी एच, यहाँ से एक्स जुड़ा हुआ है, इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे सी एच थ्री, टू होगा। सी एच थ्री, सी एच सी एच थ्री, बी आर, ठीक है। दुर्बल क्षार इस पे डाल देना है, वीक बेस, हाँ जैसे H2O, H2O जो है वीक बेस है। प्लस में क्या कर देना, यहाँ पे थोड़ा हीट दे देना, 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, इसमें 60 डिग्री सेल्सियस लगता है लगभग। अब क्या होगा, ये जो H2O है ना, ये पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण ये कार्बन और ये ब्रोमीन के बीच का बंधन को क्या करेगा, कमजोर करेगा। इस दोनों बॉन्ड को क्या करेगा, कमजोर करेगा। कमजोर करते करते इस दोनों को तोड़ देता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये CH3 सी पे प्लस आ जाता है, इसके साथ एक वो हाइड्रोजन है वो रहबे करेगा CH, ये हमारा बन गया क्या, कार्बोकटायन मध्यवर्ती के रूप में। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। फर्स्ट स्टेप में कौन निकला, कार्बोकैटायन। हेलोजन। और ये हेलोजन का निकलना जो है ना वो स्लो स्टेप है ना, हेलोजन इतना आसानी से निकलता नहीं जैसा कि हम SN1 में देखते थे, है ना। तो दिस इज स्लोएस्ट स्टेप है, ये दिस रिएक्शन इज स्लो, और दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड RDS। ये स्लो स्टेप है, इसलिए इसको RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगला स्टेप में जो है, आप बताओ ऐसे बीटा हाइड्रोजन किधर किधर है, हमको लगता है इसमें दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन है ना, इस तरफ भी बीटा हाइड्रोजन है, इस तरफ भी बीटा हाइड्रोजन है। तो किसी, और दोनों तरफ से सेम ग्रुप है, किसी एक तरफ का हाइड्रोजन सुबह में नहीं आई थी ना, देखो यहाँ पे देखो, कार्बन 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 कार्बन, इससे मान लो कि जुड़ गया है हेलोजन, या फिर कोई भी ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह समूह जो है जिस कार्बन से जुड़ता है ना डायरेक्टली, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको कहते हैं, इसके साथ क्या हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 गो कि 2 गो, है ना? तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन हो। अच्छा उठा दे दो ये। अब देखो फंक्शनल ग्रुप्स
जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके जस्ट बाद वाले को बीटा कार्बन कहते हैं, उसके बाद वाले को गामा, उसके बाद वाले को डेल्टा कार्बन कहते हैं। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको गामा हाइड्रोजन कहेंगे, डेल्टा से जुड़ा होगा डेल्टा हाइड्रोजन। तो बस समझ लो ना, बीटा कार्बन। अच्छा यहाँ पे देखो, इसमें तुम देखो, इसमें इस कार्बन से जुड़ा हुआ था हेलोजन, यहाँ पे इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ था ना, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा। और इसके अगल बगल जस्ट बाद वाला ये भी बीटा हो जाएगा, और ये भी बीटा हो जाएगा। इस तरफ और कोई होगा तो गामा होगा, और कोई होगा तो डेल्टा होगा, या इस तरफ होगा तो आप समझ रहे हो बीटा किसे कहते हैं। किसी तरीके से बन सकता है, दोनों तरफ तो सेम ही है, किसी तरफ से बन जाए, या तो इधर से बन जाए या इधर से बन जाए। अब सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप में, अब यहाँ के बाद शुरू होता है सेकेंड स्टेप। तो अब शुरू होगा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में अब जो है ना, थोड़ा इसको हम सजा के लिख दे, सजा के अगर इसको लिखे तो ये हो जाएगा CH3। हम मान लेते हैं कि इस कार्बन से हटाएंगे, दोनों में से किसी से भी हटा सकते हैं, दोनों एक जैसा है। C+H, इस H को नीचे थोड़ा लिख दें ताकि डबल बॉन्ड बनाने में सुविधा हो। H है ना, इस C का H दो को लिख देते हैं, एगो H नीचे लिख देते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा बेचारा, और यहाँ से निकल के ये बॉन्ड इस पे चिपक जाएगा। तो दूसरा स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, H+ निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है H+, और यहाँ पे आ जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH। दिस इज E1 रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे वीक बेस ही दे जाता है E1 रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि वीक बेस अगर अब अगर यहाँ पे वीक बेस है मतलब इंतजार करता है कि ये वाला ब्रोमीन हटेगा ना, तब जाके अटैक करेंगे और इसके हाइड्रोजन को हम लेके भाई। लेकिन यही अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इंतजार नहीं करेगा कि ब्रोमीन हटे, पहले ही अटैक कर देगा। तो पहले ही अटैक कर देगा तो ये E2 हो जाएगा। जिस तरह से हम SN1 में देखे थे, SN1 में इंतजार कर रहा था न्यूक्लियोफाइल कि पहले हाइड्रोजन हटेगा तब जाके करूँ, लेकिन SN2 में देखे थे कि एक के डायरेक्ट जाके अटैक कर दिया, एक तरफ से बंधन बन भी रहा था, एक तरफ से बंधन ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था। उस तरह से इसमें भी E2 में होगा। वीक बेस अगर इसमें नहीं लिया जाए तो ये E2 हो जाएगा, E1 E2 में हमेशा वीक बेस लिया जाता है। वीक बेस कौन कौन सा, तुम्हारा CH3OH हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, तुम्हारा H2O हो सकता है, ETC। ये सब क्या है, वीक बेस। इसका कंसेप्ट ध्यान में है ना, किसे वीक बेस कहते हैं, किसे दो बार बताया था। तो E1 रिएक्शन में जो रिएजेंट लिया जाता है वो क्या रहता है, वीक बेस रहता है। इसमें से पानी भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है। इस तरह से एक एग्जाम्पल अगर हम लें एक और, सर ये इवन रिएक्शन कैसे होगा सर? E1 इवन नहीं कहते, इवन कहते हैं। अच्छा इसको E1 रिएक्शन क्यों कहते हैं, ना ना वो नहीं, छोड़िए छोड़िए वो छोड़िए इवन। नहीं, इसका जो रेट जो है ना, हाँ तो
थोड़ा इसको भी वाई वाई इट इज कॉल्ड E1 रिएक्शन। देखो इसका जो फर्स्ट स्टेप था वही रेट डिटरमाइनिंग था। हम SN1 रिएक्शन में देखे थे कि केवल एक मॉलिक्यूल जो है ना वही रेट इस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहा है। इसमें ही सेम है। ये जो विलोपन अभिक्रिया है वो केवल और केवल एक मॉलिक्यूल पे निर्भर करता है, उसके कंसंट्रेशन पे। हम देखे थे अभी CH3CHBr ये हमारे पास था। और ये इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो स्लो स्टेप था और जिस कारण से बना था कार्बोकटायन। और दिस इज स्लो स्टेप। और इस स्टेप में ना कार्बोकटायन बनने की अभिक्रिया में केवल और केवल यही मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसके साथ और कोई मॉलिक्यूल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ई मतलब विलोपन, वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग केवल और केवल इस Rx पे निर्भर कर रहा है, केवल एक अणु पे निर्भर कर रहा है ना। यही हम देखेंगे E2 रिएक्शन तो थोड़ा उसमें अलग होगा। चलो एक एग्जांपल तो हम लोग अब बताओ कैसे होगा। CH3 एक जनरल एग्जांपल है, CH3Cl। हाँ इसको हम इस पे डाल दो H2O, यहाँ पे तुम कर दिए डेल्टा 60 डिग्री के आसपास, है ना। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा और ये E1 होगा कि E2 होगा, ये तरफ का। E1 या E2 होगा नहीं, जिसमें एक ही कारण है। एक ही कारण है, कैसे होगा? अच्छा लो ना। CH2 CH। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से कॉपी पे इसको बना लो ताकि ये चीज तुमको आ ही जाएगा। CH3 CH2 Cl। हाँ सर आप अच्छा बनाओ ना रे, तुम कथी देख रहा है, बनाएगा तब ना समझ में आएगा। हम हतर बचा करेंगे तो खड़ी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। इससे क्या होगा, इससे कार्बोकटायन बनेगा और हेलोजन, यहाँ से हेलोजन हमारा क्या है, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये पहला स्टेप कार्बोकटायन का यहाँ से बनना शुरू हो गया। अब ये तो था हमारा अल्फा कार्बन और ये हो गया हमारा बीटा, और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। तो इसको थोड़ा हम सजा के अगर लिखे तो CH2 एगो H नीचे कर देते हैं, हो गया CH3 CH2 प्लस है, नहीं CH प्लस होगा ना, CH2 प्लस। अब अरे इसमें सी दो सही है, सही है। चलो। अब ये हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, कार्बन क्या है कि हमको तो कमी महसूस हो रहा है, हम तुमसे छीनेंगे। अब इसका दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना जाके इस पे चिपक जाएगा, इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो अगला जो तुम्हारा ये जो रिएक्शन होगा CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जैसा ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बना इस कार्बन का भी पॉजिटिव चार्ज खत्म, CH2, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ से तुम्हारा हाइड्रोजन H प्लस जो है वो निकल गया।
यही तो अभिक्रिया था। अच्छा, इतना इजी था ये रिएक्शन। एक एक रिएक्शन और तुम लोग बनाओ, इसको बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 Br, वीक बेस। यहाँ पे हम ले लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस तापमान। चलो बनाओ, वही चीज है। एक बार बैक वाला दिखाइए। पहला स्टेप में तुम कार्बो, क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला स्टेप में तुम कार्बोकैटायन बनाओ ना, हाइड्रोजन को हटाओ। हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में हटेगा? वीक बेस के प्रेजेंस में। और जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा एक कार्बन पे प्लस फील आएगा और उसके कारण इस हाइड्रोजन को भी हटा देगा और बना देगा एल्कीन। सब लाके मिटाइए दे देते। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वही तो अल्फा कार्बन कहलाता है। तो हमारे लिए ये अल्फा कार्बन हो गया और ये हो गया बीटा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है वही ना अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बीच में है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा। तो अल्फा कार्बन ये भी हो गया हमारा क्योंकि इससे भी डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अल्फा कार्बन हमारा ये भी हो गया क्योंकि इससे भी डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो तो अल्फा कार्बन की संख्या कितनी? 3 + 3। सॉरी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। सर हम यहाँ फर्स्ट कौन है फंक्शनल ग्रुप सर? अरे एल्कीन, एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये है फंक्शनल ग्रुप। Fg है ये, और Fg से इस Fg से कै कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 2 गो। तो जो फंक्शनल ग्रुप से कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, और अल्फा से जो अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसमें देखो 2 गो अल्फा कार्बन है और प्रत्येक कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना? यहाँ पे 2। तो स्टेबल कौन होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए बनता है ये 80% बनता है, और ये बनता है 20%। और सेडजेव का नियम है, सेडजेव का नियम, जिस प्रोडक्ट के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन या प्रतिस्थापी समूह, हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापी समूह ही है, अभी तो सिद्ध कर देता है। हाँ, होता है वह ज्यादा अस्थाई होता है। तो इस अनुसार हम इसको क्या कर सकते हैं? सेडजेफ के अनुसार ये प्रोडक्ट बना है तो इसको कहेंगे सेडजेफ प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। बात बुझाया? तो एगो और एग्जांपल, इवन अभिक्रिया होने के लिए इवन अभिक्रिया होने के लिए समय हो गया ना,
सर आप समय क्यों देखते रहते, बच्चा चाहेगा तो। रिएजेंट जो है वीक बेस होना चाहिए। वीक बेस होगा तभी इवन रिएजेंट होगा। सॉरी, बात मां इवन अभिक्रिया हमको नहीं पता। इवन अभिक्रिया शुरू होने के लिए, है ना, ध्रुवीय विलायक प्रोटिक विलायक की जरूरत होती है। हालांकि नोट्स में लिखा हुआ है, बोल के समझा देते हैं, नोट्स भेज देंगे। आज नोट्स भेजे हैं। हाँ इसे कौन है, इसको तो एक के में जोड़ के हाँ। बोल दीजिएगा। हाँ, अच्छा, क्या नहीं समझ में आता सामने? हाँ सर समझ में आता है, लेकिन पहले से सामने नहीं, फिजिक्स में अभी ये द्वि आणुक विलोपन अभिक्रिया है। अच्छा, जैसे ही द्वि आणुक कह दिया ना, मतलब समझ लो ना कि इस अभिक्रिया का वेग जो है ना, इस अभिक्रिया का वेग दो अणु छोड़ना करो। इस अभिक्रिया का वेग दो अणुओं पर निर्भर करेगा। दैट्स व्हाई जो है ना, यह द्वितीय कोटि यह सर मैं अतः लिख के तब लिखते जाइए। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है ना, यह अभिक्रिया एक के स्टेप में खत्म हो जाता है। SN2 का सारा गुण इसमें, हमें अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए ना तो SN2 ही हो जाता है, E2 नहीं होगा। मतलब उतना टेम्परेचर पर भी होता है, दोनों होता है, लेकिन मेजर ये होता है। यह अभिक्रिया दोनों क्या है? क्या लिखने वाले थे? या एक ही स्टेप। हाँ, एक पद में ही संपन्न हो जाती है। तो नोट्स में होवे करेगा। हाँ, तो क्या है ये सब? मतलब हेलोजन तथा हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन से हेलोजन तथा एक साथ निकलती है। अब देखो कैसे एक साथ निकलता है। अच्छा, इस अभिक्रिया में
यह अभिक्रिया वेट करने वाला नहीं है, इंतजार नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो यहाँ पे जो रिएजेंट के रूप में NaOH इस अभिक्रिया में रिएजेंट के रूप में प्रबल क्षार का उपयोग होता है। घर से फोन आया। हाँ? हेलो ये वही ये बोल रहा है सर रिकॉर्डिंग बंद है क्या है हेलो, पहला फोन कर। तो सामान लेके चलो बहुत सारा तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस जो इस्तेमाल होता है ना, हाइड्रोजन को उखाड़ के ले जाता है किस रूप में? स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में ले जाता है। है ना? जिस कारण कार्बन, तुम लोग का मन नहीं कर लग रहा है देख रहे। बंदे शायद बोल पड़ पाया आसान तरह से हम इसीलिए नहीं आते तुम काम में भी नहीं हो। इसीलिए आते तो देखो इसका अभिक्रिया थोड़ा ड्रामेटिक है। ड्रामा के लिए ड्रामा के लिए मान लो ये तुम्हारे पास कंपाउंड है, इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तुम दे दी स्ट्रॉन्ग बेस। इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा, इसके बीच का बंधन को क्या करेगा, कमजोर करेगा, तोड़ के हटा देगा, है ना। एक्चुअली तोड़ेगा नहीं, कमजोर करेगा, कमजोर कर दिया है ना। इसको थोड़ा हम इस फॉर्म में लिख देते हैं ना, ऐसा करते हैं CH2 और एगो H इधर से लिख देते हैं, CH3 तो हो ही गया। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है जाके अटैक करता है इस हाइड्रोजन, ये स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा जाके। अब इस हाइड्रोजन से क्या, इस हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में ये ले जाएगा उठा के, ये इसको H प्लस बना के यहाँ से ले जाएगा। अब ये बंधन जो है ना,
ये बंधन शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। अब देखो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन इस कार्बन को देखो, ये कार्बन का हमारा वैलेंसी तो पूरा है ये। अब हेलोजन भैया नमस्ते, है ना। तो जिस समय, है ना, जिस समय ये बंधन टूट रहा, सॉरी, यहाँ पे ये बंधन बन रहा होता है नया वाला, उस समय हेलोजन वाला ये बंधन टूट रहा होता है, और इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, ट्रां नहीं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट है। अब तुम यहाँ से E2 का कारण पता कर सकते हो। अच्छा देखो, एक तो ये मॉलिक्यूल इस अभिक्रिया के वेग के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है ही। एक ये पूरा मॉलिक्यूल, है ना, इस अभिक्रिया के लिए वेग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये भी, हाँ, ये भी मदद कर रहा है कि तुम जल्दी से हो, है ना। तब एक अणु इधर वाला और एक अणु इधर वाला, इस अभिक्रिया के रेट का निर्धारण दो अणुओं के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं द्वि आणुक, बोले तो बाई मॉलिकुलर। अच्छा, हो रहा है तो इसमें विलोपन, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन को पहले ले गया और यहाँ से हेलोजन को, तो यहाँ पे विलोपन हो रहा है, लेकिन इस विलोपन में अभिक्रिया का वेग जो है वो दो अणुओं के द्वारा निर्भर, एक तो Rx के द्वारा और एक जो है रिएजेंट के द्वारा, जो हमारा रिएजेंट है स्ट्रॉन्ग बेस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द्विआणुक अभिक्रिया। और अंत में जाके इसका प्रोडक्ट जो है ना, हेलोजन बेचारा यहाँ से अलग हो जाएगा, हाँ, बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये। अच्छा देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस के पास लोन पेयर होता है, ये सामने हाइड्रोजन के सामने से अटैक नहीं करेगा, है ना, यहाँ से अटैक नहीं करेगा, दिखाई दे रहा है पॉइंटर, हाँ, यहाँ से अटैक नहीं करेगा इस पे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होगा, जाके ना बैक साइड से, हाइड्रोजन जिस तरफ से होता है ना, उसके बैक साइड से जाके ये यहाँ से अटैक करता है। इधर से करेगा तो ये हाइड्रोजन कहेगा हमारे एरिया में, तुम हमारे सामने, ऐसा हम नहीं होने देंगे, इसलिए चुपके से जिधर हाइड्रोजन रहता है उसके बैक, इसको बैक साइड से अटैक करता है, और वहां से हाइड्रोजन को ले जाता है, और तब जाके ये बॉन्ड आके इस पे शिफ्ट कर जाता है ना, उसके कारण इस कारण का वैलेंसी पूरा हो जाता है, तो फिर बेचारा हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना पड़ता है, और दिस इज कॉल्ड E2 एलिमिनेशन। अब तो स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में तुम इस्तेमाल किसका किसका कर सकते हो, प्रबल क्षार के रूप में तुम इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम अल्कोहलिक KOH का कर सकते हो, या फिर अल्कोहलिक NaOH का कर सकते हो, या फिर तुम कर सकते हो NaNH2 का कर सकते हो, या फिर तुम NH3 का कर सकते हो, ये सारा का सारा स्ट्रॉन्ग बेस है, या तुम कर सकते हो CH3O माइनस, ये सारा का सारा, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, 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 और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और जब ये आएगा तो सबसे पहले अटैक किस पे करेगा, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, H+ के रूप में उसको तोड़ना चाहेगा, उस कारण से धीरे धीरे डबल बॉन्ड बनते जाएगा, ऐसा होता है समथिंग। देखो यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हम सिर्फ हेलोजन और हाइड्रोजन को देख रहे हैं, पानी रोको।
अब यहाँ पे मान लो कि KOH आएगा, ये टूटेगा OH माइनस K प्लस में। अब ये OH जो है इस पे अटैक करेगा, इसको तोड़ेगा, और रिश्ते आ जाएगा। हाँ, इस बॉन्ड को ये धीरे धीरे वीक करने लगेगा। दिस बॉन्ड दिस बॉन्ड दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड अब इतना मजबूत नहीं रहेगा, ये बॉन्ड अब ऐसा होने लगेगा। सर ये वो अगल बगल से जुड़ा होगा, इसका भी वैलेंसी पूरा होगा, जिस है ना? पर जुड़ा था, जिस पर जुड़ा हुआ उसका भी वैलेंसी पूरा होगा। काहे नहीं, बैलेंस ही पूरा ही है। तब ना निकलेगा कि अब क्या होगा, उसी समय यहाँ पे ये बॉन्ड उखड़ के आने लगता है और यहाँ पे वर्चुअल एक बॉन्ड बनने लगता है। एक बॉन्ड तो पहले से है, दूसरा वर्चुअल बॉन्ड बनने लगता है और इसी समय इसका बॉन्ड जो है कमजोर होने लगता है। लाल रंग से कमजोर कीजिए। पहले तो इरेजर से हटाएंगे। And this is what? अच्छा, इसमें तुमको 2 स्टेप कहीं लग रहा है क्या? सिंगल स्टेप है ना, इसलिए अभी सिंगल स्टेप में पूरा होता है। बहुत हो गया ना। उसको सिंगल स्टेपलर कर सकते हैं।